यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज बेटा अपने को स्टार्ट करना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे शॉर्ट में हम लोग EMI के नाम से जानते हैं। चैप्टर बनता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है अपना। आप ये मान के चलो कि हमें ना कम से कम 2 न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से मिलते हैं, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन कंफर्मली 2 हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा केयरफुली एकदम कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे लेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लिया मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास हुआ करता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिल्कुल वैसे ही मेरे पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, डेफिनेशन सुनते जाना। इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कमिंग आउट फ्रॉम एनी क्लोज लूप और क्लोज सरफेस। ठीक है, यानी कि किसी भी क्लोज लूप या क्लोज सरफेस में से आने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन बताने के बाद समझाने के लिए मैंने बेटा ये क्लोज लूप एक लिया। तो ये क्लोज लूप मेरे पास कॉइल के फॉर्म में आ गया। अब ये क्लोज लूप मैंने लिया। अब इस क्लोज लूप में ये मैंने बेटा इसका प्लेन बना दिया। ठीक है, अब प्लेन बना दिया, यानी कि आप समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। सपोज करो ये क्लोज लूप है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? प्लेन। तो ये मैंने डॉटेड डॉटेड जो बनाया हुआ है वो इसका प्लेन ऐसा बनाया हुआ है। अब प्लेन के परपेंडिकुलर कौन आएगा? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अब इसको समझाने के लिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने इंडिकेट कर दिया बेटा किसको? एरिया वेक्टर को। ये आ गया एरिया वेक्टर। अब सपोज करो कि इस साइड से आ रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो अब इस साइड से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटेड फॉर्म में यहां दिखा दिया। ये आ गया मेरे पास कौन? मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों के मिडिल का एंगल क्या बनेगा? तो इन दोनों के मिडिल का एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, तो अब ये मैंने ग्राफिकली या मैं बोलूं डायनेमिकली डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब मैंने बोला था इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो टोटल के लिए मैं क्या करूं? या तो एरिया को फील्ड में लाऊं, नहीं तो फील्ड को एरिया में लेके जाऊं। दोनों को एक जगह ले जाना पड़ेगा। तो सपोज मैं एरिया को यहां लाया, तो ये कौन बनता है मेरे पास? a cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू मेरे पास बन के तैयार होता है फाई इज इक्वल टू ba cos थीटा। ये बना फाई इज इक्वल टू ba cos थीटा। ठीक है, अगर आपका मन करता है कि यहां लेके जाएंगे तो बेटा b को यहां ले जाओगे तो कौन बनेगा? ab cos थीटा। और आपको मालूम है मैं ab cos थीटा लिखूं या ba cos थीटा एक ही बात होती है। तो ऐसे करके मैंने बना दिया कि इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को। एक एक करके टर्म पे बात कर लेते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो ये आ गया मेरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल और लूप, और थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। अब इस फ्लक्स का SI यूनिट, ठीक है बेटा, तो फ्लक्स का जो SI यूनिट है वो होता है वेबर, और बेटा इसका CGS यूनिट होता है मैक्सवेल। ठीक है, हम लोग रिलेशन याद कर सकते हैं। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। कभी कभी न्यूमेरिकल करते समय अपने को इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है काफी इजी है, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, थीटा का वैल्यू पुट किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो सिर्फ 2 ऐसे पॉइंट है जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे और हो सकता है आप गलत आंसर ला दो। तो मैं उन दोनों ही पॉइंट पे बात करता हूं केवल, है ना। मैंने बेटा यहां पे कंडीशन ली। मैंने आपसे कहा सपोज मैंने कहा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज
परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। तो कंडीशन दे दी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, देन थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन पे हम बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, देन थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल मेरे को फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन पे बात की, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल। समझना, ये मेरे पास कॉइल है, इस कॉइल का मैंने क्या बनाया हुआ है, प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर कौन आ गया, एरिया वेक्टर, ठीक है। कॉइल, प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। फर्स्ट केस कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल। तो अब मैं ये फील्ड लेके आ रहा हूं, अब ये फील्ड प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर। अब अगर ये फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर के कैसा दिख रहा है, पैरेलल। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि आपका एंगल तो बी और ए के बीच का एंगल था ना, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 0 डिग्री। एक आपने सेट कर दिया। सेकेंड केस फिर ले लेते हैं, एरिया वेक्टर ये है। अब बोला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, तो प्लेन ऑफ कॉइल ये है, मैग्नेटिक फील्ड इसके कैसा आ गया, पैरेलल, तो ये पैरेलल मैंने दिखाया। अब बोलो थीटा कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, तो इस समय एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये दो पॉइंट बेटा हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा एंगल पे बात नहीं की, दो एंगल आपको क्लियर करा दिए। अगर ऐसा हमने कर दिया तो हमारा न्यूमेरिकल कभी गड़बड़ नहीं होगा, और अगर मैं यही कंफ्यूज हो जाता तो अभी पूरा चैप्टर मेरा रॉन्ग हो जाता। क्यों, क्योंकि सारे चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई होना है, ठीक है। चलो, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स आप समझ गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही था, यहां से बनने वाले न्यूमेरिकल आप तुरंत कर ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब चैप्टर में हम अंदर एंट्री करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को फेराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट वाइज। तो हमें मिलता है फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अब अपन बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे बेटा फर्स्ट लॉ पे। तो इनका जो फर्स्ट लॉ था वो थियोरेटिकल है पूरा, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छिपे हुए हैं। मैं एक लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब हर वर्ड को ध्यान से सुनना। फर्स्ट लॉ इन्होंने क्या बोला, whenever the magnetic flux passing through a coil is changed, then an EMF is induced across the ends of the coil. Due to it, a current start flowing in the coil. It is known as induced current, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये एक कॉइल है बेटा, ये मैंने एक कॉइल लिया हुआ है और ये रहा मैग्नेट। अब हम इस मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे हैं, मैग्नेट को ला रहे हैं मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अब मैं दूर ले जाऊंगा तब फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज। तो अब देखो, अगर हम पास लाते हैं तो फ्लक्स इंक्रीज और दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स डिक्रीज, तो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। तो इन्होंने यही बोला था हमसे, whenever the magnetic flux passing through a coil is चेंज हो रहा है, then an EMF is induced across the ends of the coil. Due to it, a current start flowing in the circuit or coil. It is known as induced current. तो कहने का मतलब है, जब हम किसी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स में चेंज करते हैं तो कॉइल के एंड्स पर क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। इसकी वजह से क्या फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, ठीक है।
फिर वो हमसे बोला जाता है ये करंट कब तक फ्लो करेगा, तो भाई ये तब तक फ्लो करेगा जब तक आप चेंज इन फ्लक्स करते रहेंगे, जब तक आप चेंज इन फ्लक्स करते रहेंगे, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ बनना है और ईएमएफ से करंट बनना है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव मेरा आ गया, द करंट विल रिमेन कंटिन्यू अंटिल द चेंज इन फ्लक्स इज कंटिन्यू। ये भी क्लियर हो गया कब तक करंट फ्लो करेगी। फिर बात आती है ये फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, तो याद रखो इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये फर्स्ट लॉ बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, इन विच द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो कैसे, आप मैग्नेट को लाने ले जाने में क्या कर रहे हो, मैकेनिकल वर्क। अभी मैकेनिकल वर्क किस में मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कंफर्म हो गया, तो सिंपल सा फर्स्ट लॉ बनके तैयार हो गया। अब एक बार फिर बता देता हूँ, फर्स्ट लॉ में इन्होंने हमसे क्या बोला, whenever the magnetic flux passing through a coil is changed, then an EMF is induced across the ends of the conductor or coil. Due to it, a current starts flowing in the circuit. It is known as induced current. It will remain continue until the change in flux is continue. फिर it is based upon conservation of energy, in which mechanical energy is converted in the form of electrical energy. तो ये फर्स्ट लॉ प्योरली थियोरटिकल था, ये फर्स्ट लॉ हमें इन्होंने दे दिया। तो फर्स्ट लॉ थियोरेटिकली एक्सप्लेन हुआ। अब आया बेटा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में इन्होंने हमें यही चीज प्रैक्टिकली बताई। तो सेकेंड लॉ में इनका कहना था द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो ई प्रोपोर्शनल डी फाई बाय डी टी, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के होगा। तो ई प्रोपोर्शनल डी फाई बाय डी टी और ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो ये मेरे को इन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होगा उसका फॉर्मूला दे दिया। अब यहां इन्होंने इंडिकेट किया, सबसे पहले कौन आ रहा था, है ना। तो देखो दो चीजें हैं बेटा, यहाँ पे मेरी बात सुनते जाना, तो मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा। Where n is the number of turns in the coil, coil में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो नेगेटिव साइन इस चीज का इंडिकेशन है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। क्लियर, तो n नंबर ऑफ टर्न्स और नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद मेरे मन में आया मेरे को इंड्यूस्ड करंट चाहिए, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू क्या बनेगा, E बाई आर। तो मैं बोल सकता हूं Q इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई आर इंटू डी टी। तो ये मेरे पास कौन आ गया, मेरे पास आ गया बेटा इंड्यूस्ड करंट। अब मेरे मन में आया मेरे को इंड्यूस्ड चार्ज चाहिए। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। यहां क्या यूज करेंगे, I इंटू डी टी। अप्लाई किया मैंने n डी फाइव बाई आर इंटू डी टी, और ये भी कौन आया, डी टी डी टी डी टी कैंसिल। तो Q इज इक्वल टू मिलता है माइनस एन डी फाइव बाई आर। ठीक है, तो अब लगभग मेरे पास सारी चीजें आ गई बेटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, इंड्यूस्ड करंट आ गई, इंड्यूस्ड चार्ज आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे बेटा। ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है इसमें आप देख रहे हो टाइम नहीं आ रहा है। तो इस चार्ज की स्पेशलिटी ही यही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो जब भी हमें ऐसी जगह रिक्वायरमेंट होती है जहां हमारे पास टाइम नहीं है, जहां हमारे पास टाइम काफी कम है, तो फिर हम किसका यूज करते हैं, हम मेन करंट का यूज नहीं करते, मेन चार्ज का यूज नहीं करते, वहां हम लगाते हैं किसको, इंड्यूस चार्ज को। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा चार्ज है जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो इंड्यूस चार्ज है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आपको। हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगे हुए हैं, उस इन्वर्टर में जो बैटरी हम लोग लगा रहे हैं उसकी चार्जिंग में हम यूज करते हैं Q इजिकल टू I इंटू टी को। इसलिए हमें काफी ज्यादा टाइम लगता है हमारे पास टाइम इसलिए देते हैं। लेकिन हमारी गाड़ियों में जो बैटरी है उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगता। आप कभी देखना, अपने घर की इन्वर्टर की बैटरी जो है ना, वो मान के चलो करीब 12 टू 14 आवर्स लेती है फुली चार्ज होने में। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज करते हैं, तो सपोज मेरी गाड़ी एक दिन मान लीजिए रुक गई है कहीं पे और बैटरी चार्ज नहीं है, स्टार्ट नहीं हो पा रही, तो अपन क्या करते हैं, अपन किसी एक दो लोगों को बुलाते हैं, गाड़ी में धक्का लगवाते हैं, गाड़ी थोड़ा सा चल गई, स्टार्ट हो गई।
अब उस 5 मिनट भी गाड़ी को घुमा दिया तो बैटरी फुली चार्ज हो जाती है, फिर आप देखो सेल्फ लगा के गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब वो 5 मिनट में चार्ज हो गई, जबकि घर वाली 12 से 14 घंटे में चार्ज होती है। इसका मतलब वो टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं रखता है, ठीक है। तो जहां हमें टाइम नहीं मिल रहा है वहां हम इंड्यूस चार्ज का यूज करते हैं। तो गाड़ियों में जो हम लोग चार्जिंग करते हैं, गाड़ियों में जो हमने चार्जिंग सिस्टम लगाया हुआ है वो इंड्यूस चार्ज वाला लगाया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने इंड्यूस चार्ज वगैरह एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ के न्यूमेरिकल आपको परेशान नहीं करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल पे भी बात नहीं कर रहा हूँ। फाई का इक्वेशन टाइम के टर्म में होगा, जैसे फाई इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 9, आप डी फाई बाई डी टी करेंगे, पुट करेंगे, आपको आंसर मिलते रहते हैं। यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, है ना। तो ये हमें इन्होंने फैराडे ने फर्स्ट लॉ दिया और सेकेंड लॉ दिया, जनरल कॉन्सेप्ट हमें इन्होंने समझा दिया। अब जो अपने पास ईएमएफ वाले टर्म आ रहे थे, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा, जैसे अभी की बात करें तो अभी हमारे पास जो वेरिएशन है तो हम लोग जैसे यूज करने वाले, मान लीजिए मैंने थोड़ी देर के लिए आपको चलिए दिखाया, मैंने कहा आपको दिया जा रहा है E इक्वल टू माइनस n, ठीक है, d5 फाइव बराबर v इंटू ए थीटा 0 मान लेता हूं, d5 बाई dt। अब याद रखना या तो टाइम के साथ न्यूमेरिकल में मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तब भी आपको मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं करेगा तो एरिया वेरी करेगा, यानी कि चेंज होना चाहिए बस, है ना। या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे तब भी चेंज इन फ्लक्स है, नहीं तो एरिया वेरी करे तब भी चेंज इन फ्लक्स है। भाई एक कॉइल है, रेडियस टाइम के साथ डिक्रीज कर दो, देखो अभी चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, टाइम के साथ रेडियस इंक्रीज कर दो, क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स। तो कोई टेंशन नहीं है ना, अपन को आराम से न्यूमेरिकल इधर से मिलते रहेंगे। अब इन्होंने कहा चलो ठीक है, ये सारी चीजें तो आपकी बिल्कुल समझ में आ गई, है ना। अब आप ये देखो कि इसके अलावा भी और कहां पर ईएमएफ हमें मिल सकता है। तो रियल में अब हम जिन केसों की बात कर रहे हैं वो एनसीईआरटी ने केस बना के दिए हुए हैं, रियल में वो न्यूमेरिकल थे, जब न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं तो उन्हें केस बना दिया जाता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ के नाम से, ठीक है। तो इन मोशनल ईएमएफ के एग्जाम्पल पे मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें सपोज मैंने फर्स्ट केस बनाया हुआ है मोशनल ईएमएफ में, और मैंने बोला व्हेन ए लिनियर कंडक्टर is moving perpendicular to uniform magnetic field, uniform magnetic field, ठीक है। एक लिनियर कंडक्टर है मेरे पास और ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बेटा कैसा, परपेंडिकुलर। तो मैंने बोल दिया व्हेन ए लिनियर कंडक्टर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बेटा रोकूंगा। देखो क्या है, हमारा जो पिछला चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हमने करंट फ्लो करके मैग्नेट बनाया था, इस चैप्टर में हम रिवर्स कर रहे हैं। वहां हमने चेंज इन करंट किया था तो हमें क्या मिला था, मैग्नेट। यहां मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां मैं चेंज इन फ्लक्स करके क्या बना रहा हूं, करंट बना रहा हूं। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है जो पिछला टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें आपने क्या यूज किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एनसीईआरटी कहती है यहां यूज करना है बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। अब मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट से वही बोलता हूं, होता क्या है बेटा, जब हम दोनों पढ़ लेते हैं लेफ्ट और राइट, तो एग्जाम के टाइम में हम खुद ही भूल जाते हैं लगाना कौन सा है, ठीक है। अपन खुद ही भूल जाते हैं कि कहाँ लेफ्ट लगाना कहाँ राइट लगाना। तो हमने क्या किया, हमने कहा हम राइट को पढ़ते ही नहीं है। भाई आपके जब सारे आंसर लेफ्ट से आ सकते हैं तो आपको राइट पढ़ने की क्या जरूरत है, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा है ना, आपके सारे न्यूमेरिकल निकल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बेटा इस चैप्टर में भी राइट नहीं लगाऊंगा, इस चैप्टर में भी सारे काम मैं लेफ्ट से करवा दूंगा आपके, ठीक है। तो मैं यहाँ सारी चीजें लेफ्ट से करवाऊंगा, तो थोड़ा सा मेरा डेरिवेशन भी एनसीईआरटी से डिफरेंट आएगा। मैं आपको डेरिवेशन एनसीईआरटी का भी दिखा दूंगा। अब मैंने क्या किया, मेरे को बोला गया कि मेरे पास एक लिनियर कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। देखो बेटा ये मैंने एक लिनियर कंडक्टर लिया, आप बात को समझते जाना। सपोज
ये मेरे पास एक लिनियर कंडक्टर है, लिनियर कंडक्टर का नाम मैंने रखा PQ। PQ मेरा एक लिनियर कंडक्टर है। अब PQ का कुछ लेंथ भी डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए इस PQ का लेंथ कितना है, L। इस PQ को मेरे को मूव कराना है कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो बेटा मैंने क्रॉस बना दिया। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्रॉस बना दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। अब मैंने सोचा, ठीक है, मैंने सोचा अगर मैं इस लिनियर कंडक्टर को मूव कराऊं और इसमें ईएमएफ बनेगा तो ईएमएफ मेजर कैसे करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो वोल्ट मीटर इतनी माइन्यूटली रीडिंग को दे नहीं पाएगा और पोटेंशियोमीटर में इसके पीछे ले लेके दौड़ नहीं पाऊंगा। तो फिर प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, यहां पर ऐसे कंडक्टिंग वायर लगा दिया। एक कंडक्टिंग वायर जैसे ट्रेन दौड़ती है ना पटरियों पे, बिल्कुल वैसे ही मैंने पटरियों जैसा बना लिया। ये कंडक्टिंग वायर ले लिया, ठीक है, जैसे ट्रेन दौड़ेगी पटरियों पे वैसे ये लिनियर कंडक्टर जो है इस कंडक्टिंग वायर पे मूव करेगा। और यहां मैंने बेटा कनेक्शन दे दिया किसको, गैल्वेनोमीटर को। अब क्या है, हमें श्योर हो गया कि अगर इसके मूव करने से इसमें ईएमएफ बना तो थोड़ा सा भी ईएमएफ बनेगा तो करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो गैल्वेनोमीटर तुरंत शो करेगा कि भाई करंट डेवलप हुआ। तो करंट डेवलप होते ही मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि यहाँ क्या बना था, ईएमएफ बना था। तो ये हम लोगों ने अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। अब देखो, इसको हमने मूव कराया, इसको मूव करा दिया, वेलोसिटी कितनी दे दी, v, ठीक है। पहले मैं अपना डेरिवेशन दिखा दे रहा हूं, क्योंकि हमने कहा था हम राइट को यूज नहीं करेंगे, हम लेफ्ट को ही यूज करके सारे न्यूमेरिकल के आंसर दे देंगे। अब सोचो, आप इस लिनियर कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को सारे डेरिवेशन कहां से लाने हैं, लेफ्ट यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लाने हैं, मतलब मेरे को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जाना है। यहां ईएमएफ बनेगा तो ईएमएफ का फॉर्मूला बनता है E = कौन, W/Q। बात को समझते जाना, ईएमएफ E = W/Q, भाई अंदर है तो ईएमएफ है, बाहर है तो पोटेंशियल डिफरेंस है। E = W/Q। अब वर्क हो रहा है, ठीक है, वर्क किस पे हो रहा है, वर्क इसके अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे हो रहा है ना भाई। आप इलेक्ट्रॉन बोलोगे लेकिन मेरे को तो प्लस कंसीडर करना है ना भाई यहाँ पे। तो इस लिनियर कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में आए, मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं उन पे फोर्स लगेगा, वो मूव करेंगे। सपोज इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन इधर गए तो प्लस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा भाई, मोशन मेरे को बात करनी है। तो E = W/Q। अब मैंने वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिया तो ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा, बेचारे डिस्प्लेस कहां से कहां हो सकते हैं, ज्यादा से यहां से यहां, बस इससे ज्यादा तो नहीं ना, क्योंकि यही मेरा लिनियर कंडक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम किसके हुआ, लेंथ के इक्वल हुआ, और ये चार्ज आ गया। E F = मेरे को मालूम है QVB, ये आ गया लेंथ और ये आ गया मेरे पास Q, Q Q कैंसिल। इंड्यूस्ड ईएमएफ E = कौन बना, VVL। मैंने थीटा 90 डिग्री लिया, नहीं तो मैं यहाँ पे VVL sin थीटा का भी यूज कर लेता। तो इस लिनियर कंडक्टर में बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा उसका फॉर्मूला आ गया E = क्या, VVL। क्लियर, ठीक है, ये मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब आप बात समझना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब मेरे से पूछा जाएगा कि भाई करंट का डायरेक्शन क्या है, या फिर पूछा जाएगा P और Q में से कौन एंड्स पॉजिटिव पर है और कौन नेगेटिव पे। तो अपन चले अपना पुराना फॉर्मूला लगाने है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, ये कौन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन आ गया, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इनको कंडक्टर को इधर ही मूव करा रहे हो ना, तो ये आ गया मेरे पास मोशन इस कंडक्टर का, ये आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं प्लस वाले, उन पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। जब प्लस वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स बेटा ऊपर लगेगा तो सारे प्लस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, सारे माइनस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। तो अब अपन इजीली बोल सकते हैं कि P कहाँ होगा, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे, और Q कहाँ होगा, नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल पे। आप टेंशन ही नहीं है, करंट का डायरेक्शन पूछेगा, ये लो करंट का डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है। तो ये था मेरा मोशनल ईएमएफ का फर्स्ट केस, जिसमें हमने बात की कि लिनियर कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराएं तो फिर कितना ईएमएफ डेवलप होगा।
अब यहाँ पे बेटा एक दो चीजें और पूछी जाती हैं, मैं उस पर भी बात कर लेता हूं। अब इस कंडक्टर को मूव कराने में तुम्हें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इसको मूव कराने में, ठीक है। फोर्स चाहिए मेरे को, तो मैं फोर्स लेके आ गया। F इज इक्वल टू, देखते जाना, F इज इक्वल टू बी आई एल। इसको, इस लिनियर कंडक्टर को मूव कराने में फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो लिनियर कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में F इज इक्वल टू बी आई एल मिला था, बी आई एल आई पी एल कुछ भी बोल सकते हैं आप। देखो अब मैंने क्या किया, मेरे को यहाँ पे आई चाहिए, तो मैंने इसमें से I इज इक्वल टू ई बाई आर सेट कर लिया, I इज इक्वल टू ई बाई आर। अब मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं, तो B आ गया, I इज इक्वल टू ई बाई आर, मतलब V B L डिवाइडेड बाय R इंटू कौन L। तो अब मेरे को फोर्स कितना मिलता है, फोर्स मेरे को मिलेगा वेलोसिटी इंटू वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाय आर। तो इस लिनियर कंडक्टर को मूविंग कंडीशन में रखने के लिए आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर मेरे से पूछा जाएगा भाई आपने वर्क कितना किया, और वर्क पर सेकंड ही हमारा पावर होता है, और याद रखना जो वर्क है वो एनर्जी लॉस है। तो अगर मेरे से पावर पूछा जाएगा तो पावर P इज इक्वल टू एफ इंटू बी, इसमें एक वेलोसिटी और मल्टीपल मार दो, है ना। तो ये वेलोसिटी मल्टीपल करके कौन मिलेगा, वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। तो अब बेटा मैंने यहाँ के सारे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आंसर दे दिए। इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, फ्लेमिंग लगाया, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, फोर्स, सारे प्लस यहाँ सारे माइनस यहाँ, हाइयर पे लोअर पे करंट का डायरेक्शन। इसको मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए, फोर्स भी आ गया मेरे पास। इस पे पावर के बारे में बोला जाएगा, पावर भी आ गया, ठीक है। और यही मेरा एनर्जी लॉस होगा। तो जब लिनियर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो ये केस बनेगा।